आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के लोकप्रिय मंत्री और हम सबके मित्र माननीय श्री नितिन गडकरी जी, जिनके आग्रह और चिंतन पर ये कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है, जिनके बारे में बाकी विशेषण देने की जरूरत नहीं। यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को मुझसे अच्छी तरह से आप उन महानुभावों को जानते हैं। माननीय राम बहादुर राय जी, आदरणीय श्री गोविंदाचार्य जी, मंच पर आसीन सत्यानंद जोशी जी, अरविंद माडीकर जी, आकाश जी, सभागार में उपस्थित सभी विशिष्ट वंदनीय जन भाई और बहनों, आपातकाल घोषित होकर 50 वर्ष पूर्ण हो गए और कई बार 25 या 26 जून को इससे पहले भी आपातकाल के और जैसे अभी राय साहब ने जिन विषयों के बारे में बताया उनमें से कई बिंदुओं को लेकर, यानी इमरजेंसी के सच क्या है, यथार्थ क्या है, उसका क्या उसके पीछे का उद्देश्य था, कैसे अंत हुआ, इसके बारे में कई बार कार्यक्रम हुए हैं। लेकिन अभी सारे ये जो इमरजेंसी का पर्व रहा, कालखंड रहा, उसके पश्चात 2 पीढ़ी हो गई। 50 साल यानी 2 पीढ़ी। इसलिए वर्तमान पीढ़ी को स्वाभाविक ही है, उनको मालूम नहीं है, वो उनके कोई अपराध नहीं है उसमें, उनको बताने वाले काम भी कितने हुआ। तो इमरजेंसी के बारे में जब कार्यक्रम होते हैं, एक दृष्टि से ओल्ड बॉयज क्लब जैसे पुराने लोग अपनी याद बनाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। अब ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, एक दूसरे को हम बताते रहेंगे। तो हमारे लिए तो पुरानी यादें हैं। अलमनी एसोसिएशन बनाकर इमरजेंसी के मनाना, ये कोई इमरजेंसी को बारे में अगली पीढ़ी को बताने के तरीके नहीं हो सकते। वर्तमान पीढ़ी को बताने के लिए क्या हमारी योजना है, ये होनी चाहिए। लोकतंत्र के संदर्भ में, संविधान के संदर्भ में, भारत में इतने बड़े देश के ऊपर एक तानाशाही से सब प्रकार के मौलिक अधिकार का हनन करने का प्रयत्न कोई करने के सोच भी सकते हैं, और सोचेंगे, प्रयत्न करेंगे तो भी वो सफल नहीं हो सकते हैं। ये जो भारत की इतिहास है, इसके जो पाठ है, इसके जो संदेश है, इसके पीछे की जो सावधानी बरतने की बात है, इन बातों को हर पीढ़ी को बतानी चाहिए। अन्यथा 26 जून के 25 जून के कार्यक्रम हमारे पुराने मित्रों के इकट्ठा करने के यादगार के स्मृति दिवस नहीं है, ऐसे मुझे लगता है। इसलिए गोविंदाचार्य जी, राम बहादुर राय जी सरीके लोग बार बार इसके खतरे के घंटे बताते हैं, उसकी क्या हुआ। अब मान्य राय साहब ने एक पुस्तक लिखी है, मैं इसे बैठे बैठे अभी देख रहा था, तो मुझे लग रहा था इसमें कई बातें भाषण में भी थोड़े से उन्होंने उल्लेख भी किया है। इस प्रकार के विश्लेषण करने वाले पुस्तक लेख तो उसकी आवश्यकता है, और वो वर्तमान पीढ़ी को पहुंचने चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। आपने विद्यार्थी परिषद का नाम लिया, कई बार मैं तो विद्यार्थी परिषद का कार्य करता रहा हूं, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, राय साहब ने भी लिया। इसलिए अगली पीढ़ी को बताने का काम विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन के, आज यूनिवर्सिटी में जो विद्यार्थी है उनके लिए स्टडी सर्कल चलानी चाहिए। इमरजेंसी क्या रही, क्यों उसका अध्ययन करना चाहिए, उससे क्या पाठ सीखने चाहिए। और विद्यार्थी परिषद ने परसों एक
बड़ा कार्यक्रम भी किया है। देश भर में उन्होंने इस दृष्टि से साहित्य भी और वर्तमान पीढ़ी के विद्यार्थी जो है उनको इस बताने के प्रयत्न वो कर भी रहे। ऐसे काम होना चाहिए। इमरजेंसी क्यों लगी, उसका क्या हुआ, इसके बारे में तो हमने कई बार सुने। माननीय नितिन गडकरी जी ने भी कई बातों के बारे में उन्होंने याद भी दिलाए। इंदिरा जी अपने सत्ता को बचाने, अपने कुर्सी को बचाने के लिए लोकतंत्र का हनन किया, संविधान की हत्या की, ये सब बार बार उल्लेख भी हुआ है। 3 मोर्चे पर इंदिरा जी हार गई थी। अदालत में हार गई, राजनारायण जी ने जो केस लगाए थे उसमें, तो इसलिए उनके संसद बन रहने के जो अधिकार था वो रद्द हो गया। इसलिए संसद नहीं रहे तो प्रधानमंत्री भी नहीं है। ये तो न्यायालय में उनके हार हुई थी, लेकिन और 2 जगह पर हार गई थी। कई लोगों को याद भी है, मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं। गुजरात में जनता फ्रंट चुनाव में जीत गई थी, कांग्रेस हार गई थी विधानसभा में। जब देश के अंदर युवाओं के, विद्यार्थियों के आंदोलन हुआ, जिसको जेपी आंदोलन के नाम भी हम सब जानते हैं, उस आंदोलन के शुरुआत के दौर पर जब प्रारंभ हुआ, थोड़े दिन में जो गुजरात में चुनाव हुए, तो विधानसभा में कांग्रेस हारकर जनता फ्रंट जीत गई। तो इसका अर्थ चुनाव में हार। तीसरे मोर्चे पर हारी थी, वो जनता की अदालत में। देश भर में जो एक आंदोलन, पहले गुजरात में, बाद में बिहार में, जो युवाओं ने आंदोलन शुरू किया था, गुजरात की जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है, यह हम नारे लगाते थे। हम नारे लगाते थे, जो भावी इतिहास हमारा है, संघर्ष हमारा नारा है, भावी इतिहास हमारा है। तो ये जो विद्यार्थियों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के विरोध में, रोजगार, बेरोजगारी के विरोध में, शिक्षा पद्धति को बदलने की मांग लेकर, और बाद में 5वां एक विषय जुड़ गया, वो था चुनावी पद्धति को भी बदलने चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म। तो इसलिए ये जो शुरू हुआ था, उन विषयों के बारे में चर्चा होनी चाहिए। उसमें पिछले 50 साल में कई बातें बार बार इस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने इन विषयों को आगे बढ़ाया, उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। हमने उस समय कहा था शिक्षा नीति में बदलनी चाहिए। 86 में एक बार तो कांग्रेस सरकार, अभी एक सर्वसम्मति से जो शिक्षा नीति आई, देश में रोजगार सृजन के लिए आग्रह, चुनावी पद्धति में 2000 में जब अटल जी की सरकार थी, 50 साल गणतंत्र के होने पर 5 डिबेट्स देश भर में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, रिफॉर्म डिबेट्स, उसमें शिक्षा के बारे में एक डिबेट, वो कार्यक्रम हुआ कोलकाता में, दिल्ली में। देश के एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक पद्धति इसमें बदल आनी चाहिए, क्योंकि ये जो अंग्रेजों के जो सिस्टम चलता रहा है, तो इस प्रशासनिक पद्धति में भारत के अनुकूल प्रशासनिक पद्धति को लाने के लिए होनी चाहिए। यह विचार किया गया एक सेमिनार में। देश के न्यायांग, न्यायालय की पद्धति जो है, जुडिशियरी, इसके बारे में एक सेमिनार में किया। इलेक्टोरल रिफॉर्म होना चाहिए, इसके बारे में किया। डेवलपमेंटल मॉडल क्या हो, इसके बारे में किया। सबके रिपोर्ट छपे हैं 2000 के इसमें। मैं कहने का मेरा तात्पर्य है, हम विषय को उठाए तो एक हो गया, बाकी इमरजेंसी के याद करते रहेंगे, ऐसे नहीं है। इन विषयों को भी आगे बढ़ाने का विषय था। जैसे जिन लोगों ने युवाओं के आंदोलन प्रारंभ किए,
उस पीढ़ी ने आगे इस चीज को लगातार आगे करने का प्रयत्न किए हैं। हमने देश के इन विषयों को भूलकर केवल इमरजेंसी के जाप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसको भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए। संयोग है कि आज के कार्यक्रम संविधान के और लोकतंत्र के रक्षा के बारे में संकल्प लेने वाले यह अवसर है। तो इसलिए ऐसे कार्यक्रम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम जिस भवन पर है दिल्ली में, उस भवन में हो रहा है। लेकिन आयरनी यह है, आयोजकों में एक इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स भी है। और आयरनी के और आगे है, उसके अध्यक्ष राम बहादुर राय जी हैं। नियति क्या क्या करती है, तो इसका एक उदाहरण यहां है। तो इमरजेंसी जिस दिन उसकी घोषणा हुई, मैं बेंगलुरु में संघ की शाखा में सुबह गया था, तो पता चला उन दिनों में मोबाइल नहीं था। आज की पीढ़ी को मालूम भी नहीं होता मोबाइल नहीं होने से क्या होता है। बेंगलुरु में टीवी भी नहीं था, 1975 में कोई टीवी वगैरह नहीं थे। तो हमको मालूम था पिछले दिन दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था 25 को, बड़ा कार्यक्रम। और बेंगलुरु में अटल जी, अडवाणी जी, मधु दंडवते जी, एस.एन. मिश्रा जी, श्यामनंदन मिश्रा जी एक पार्लियामेंट्री कमेटी के टूर पर बेंगलुरु आकर वहां ठहरे थे। उसमें 3 लोग विधायक भवन के गेस्ट हाउस में थे और मधु दंडवते जी अशोक होटल में थे। ये हमको पिछले दिन मालूम था, क्योंकि हम आंदोलन में थे ही, आंदोलन तो चल ही रहा था, तो हम सब आंदोलन में रहे। तो हमको बोला इमरजेंसी घोषित हो गई। तो तुरंत हम मोटर बाइक कर विधायक भवन के गेस्ट हाउस जो है वहां गए, अटल जी अडवाणी जी को मिलेंगे, बताएंगे ऐसे। तो जैसे हम गए, तीनों तैयार होकर नीचे उतर रहे थे जलपान करके, उनके जो कमेटी की मीटिंग थी उसमें हमने बताया ये हुआ है। तो तब तक उनको भी थोड़ी सी जानकारी मिली होगी, लेकिन उन दिनों में मोबाइल नहीं था आपकी जानकारी के लिए। और सरकारी गेस्ट हाउस के फोन ट्रंकाल इतने काम भी करते नहीं थे उन दिनों में। आज करते हैं कि मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मोबाइल हो गया है सबके पास। तो उस समय में हमारे सामने अटल जी, अडवाणी जी, श्यामनंदन मिश्रा जी के गिरफ्तारी हुई। हम देख रहे थे, हम उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी रहे। तो हमने बताया तो अच्छा ही है, और क्या हुआ तो क्या वो पता करो। तो इमरजेंसी लग गई। तब तक जैसे अभी राज साहब ने कहा, अंदाज तो पहले भी के.आर. मलकानी जी को, अभी प्रफुल्ल केतकर जी कह रहे थे, मलकानी जी को दिल्ली में आईबी के लोगों ने 1 सप्ताह पहले ही बुलाया था बातचीत करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी के बारे में ऐसे हो सकता है ऐसे अपने एडिटोरियल में लिखा था। तो उनको कैसे पता चला क्या है, ये पता करने के लिए। तो इसलिए अडवाणी जी, अटल जी को कुछ तो मालूम हुआ होगा, दिल्ली से वो चले थे बेंगलुरु। तो अडवाणी जी ने कहा यूएनए को फोन लगाओ। तो पुलिस आकर खड़े हैं उनको ले जाने के लिए। एस.एन. मिश्रा जी कह रहे हैं वेरी द वारंट। तो बेंगलुरु के सिटी पुलिस कमिश्नर ने कहा सर देयर इज नो वारंट, देयर इज नो नीड, आपका वारंट के बिना है। डोंट टीच मी लॉ, आई एम द लॉ मेकर, ऐसे उन्होंने एस.एन. मिश्रा जी ने कहा, मुझे आज भी याद है। तो पुलिस अफसर क्या कहेंगे, वो तो खड़े थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ब्रिंग द वारंट देन आई विल बी। तो अटल जी ने, मिश्रा जी अब तो मामा के घर जाना ही पड़ेगा ऐसे। तो तब तक अडवाणी जी, मैं इसलिए कह रहा हूं वो ऐतिहासिक क्षण था। अडवाणी जी ने कहा यूएनए पीटीआई को फोन लगाओ, तो हम मार दे। तो अटल जी ने पूछा क्या करना है, मैं फोन पर एक स्टेटमेंट देता हूं। अटल जी ने कहा आपके स्टेटमेंट छापने वाला कौन है। ही न्यू, अटल जी को मालूम था
ये नहीं छपने वाला है। तो ऐसे देश में जिस प्रकार के मौलिक अधिकार का हनन करते हुए, लोकतंत्र की हत्या करते हुए, संविधान की धज्जी उड़ाकर भारत के एक जनमानस के आवाज को संपूर्ण रूप से दमन करने का एक नारकीय राक्षसीय प्रयास हुआ, सफल नहीं हुए। कुछ समय के लिए तो वो सफलता मिली उनको, लेकिन उसके कारण नुकसान क्या हुआ, नितिन जी ने बहुत सारे घरों के जो बर्बाद हुआ बताया। व्यक्तिगत रूप से कई लोगों के जीवन में जेल में रहने के कारण, अंडरग्राउंड में रहने के कारण, व्यवसाय में, नौकरी में जो नुकसान हुआ वो एक। पुलिस लॉकअप में जिस प्रकार के टॉर्चर के कारण, थर्ड डिग्री मेथड जिनके साथ हुआ, दिल्ली में ओम प्रकाश कोहली जी जैसे उनके शारीरिक अवस्था थी, कॉलेज के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उनके साथ क्या हुआ लॉकअप में। ऐसे हिंदुस्तान भर में एक जगह भाई, दो जगह नहीं। मैं ये नहीं कहता ये सबके लिए ऑर्डर यहां से दिल्ली से गया होगा, लेकिन जब ऊपर के लोगों के, जो सत्ता पर बैठे हुए लोगों के अधिकार के लालसा के कारण और उनके अहंकार के कारण या उनके मद के कारण जब वो कुछ इशारा करते हैं, नीचे के तंत्र कैसे काम करता है उसका एक अत्यंत घोर उदाहरण इमरजेंसी है। मैं ये नहीं कहता कर्नाटक में किसी जिले के पुलिस लॉकअप में रहने वाले व्यक्ति को यहां से सूचना गई थी, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया। क्या करना चाहिए? तो दबाओ। तो उनके हाथ में जो था वो सब किया उन्होंने। किसी को कैंडल से जलाया, किसी को एरोप्लेन लगाया, किसी को और कुछ किया, तरह तरह के उन्होंने करना शुरू कर दिया। यानी हमारे देश में उस समय देश के 25 साल आजादी के बाद हो गए थे। तो हम अंग्रेज लोगों ने भारत पर जो हुकूमत किए, उन्होंने यहां के लोगों के साथ गुलाम जैसे व्यवहार किया। वह अपने सत्ता के तंत्र को वही सत्ता चलाने की तरीका है, ऐसे तब तक रहा है। इस मानसिकता ये जो है, इससे बाहर आनी चाहिए। वी आर नॉट द रूलर्स। अंग्रेजों ने यहां देश के ऊपर उन्हें हुकूमत करके यहां के लोगों को सेवक माना, वो मालक जैसे रहे, दमनकारी रहा। वो भारत स्वतंत्र होने के बाद भी हमारे प्रशासनिक व्यवस्था के लोगों को, यहां के सामान्य व्यक्ति जो टैक्स पेयर है, यहां के जो मतदाता है, वह उनके ऊपर हम हुकूमत कर रहे हैं। दे आर द सब्जेक्ट्स एंड वी आर द रूलर्स। ये जो मानसिकता है, इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, इसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। इसलिए वो हुआ था। तो इसलिए ये एक ये जो साइकोलॉजी होती है, उस दृष्टि से अगली पीढ़ी को बताना, क्या क्या बताना है। एक व्यक्ति ने ऐसे संविधान की हत्या की, केवल इंदिरा जी के बारे में केवल बताना नहीं है, बताना है ये मानसिकता क्या है, और बताना है एक पार्टी कैसे एक व्यक्ति के लोकतंत्र में दल के लोग अपने स्वातंत्र खोकर, दल के अंदर स्वातंत्र नहीं है, देश के स्वातंत्र के बारे में, देश के लोकतंत्र के बारे में उनके मन के अंदर कोई संवेदना नहीं है। ऐसे कोई दल इतने बड़े देश के ऊपर राज करना चाहता है, ये बताने की बात है। जब देश में ऐसे चला, उस समय यहां के न्यायांग के, अदालत के, जुडिशियरी के, और मुझे क्षमा करिए पत्रकार दुनिया के भी, सभी लोगों ने नहीं किया। धर्मवीर भारती, कमलेश्वरी सुनी वैद्य, एडी गोरवाल, के.आर. मलकानी जी, मंकेकर जी, बहुत सारे ऐसे हैं जो इसके विरुद्ध में आवाज उठाए। लेकिन कई लोगों ने कैसे किया, इसलिए अडवाणी जी को कहना पड़ेगा ना, व्हेन यू आर ओनली आस्क्ड टू बेंड यू क्रॉल्ड। ये क्यों कहना पड़ा?
इस देश के कॉन्शंस को, यहां के लोगों के चेतना को जो जागृत रखना, उसको लोकतंत्र के पूरक बनाकर रखना, लोकतंत्र के रक्षक के नाते उनको करने के काम किसका होता है? स्वतंत्र पत्रकार जगत और एक स्वतंत्र स्वायत्त न्याय व्यवस्था। वो दोनों अधिकार के लालसा में, सत्ता के मद में डूबे हुए लोगों के सामने झुक गए। यह पाठ अपनी अगली पीढ़ी को बताना चाहिए, इसे नहीं करना चाहिए। इसलिए कौन से पाठ अपने को इमरजेंसी से, इन चीजों से सीखने चाहिए, तो यह भी सोचने का काम है, ऐसे मुझे लगता है। कुल मिलाकर इमरजेंसी 50 साल पहले रही, एक दृष्टि से भारत के लोक और यहां के लोकतंत्र दोनों के लिए एक परीक्षा थी। यहां कहते हैं कि कई बार इतिहास में पढ़ते हैं, विंस्टन चर्चिल ने शायद कहा था, हम तो सुनते हैं पढ़ते हैं, तो भारत को आजादी देना है तो नहीं, वो दे डोंट डिजर्व इट। क्यों? तो वो बात में ऐसे है वैसे है, उनको ये फ्रीडम, डेमोक्रेसी, इसके लिए वो इतने मैच्योर्ड नहीं है भारत के लोग, ऐसे विंस्टन चर्चिल ने कहा था, ऐसे हम सुनते हैं। तो इसलिए एक परीक्षा थी, हम डिजर्व करते हैं कि नहीं करते। हम देखें तो देश 50 में गणतंत्र बना, 75 में इमरजेंसी लगी, 25 साल हुए थे। इस देश के सामने लोकतंत्र के, संविधान के संदर्भ में एक परीक्षा के काल आया। यहां के सत्ता पर बैठे हुए लोग कैसे व्यवहार करते हैं, यहाँ के सामाजिक संस्थाएं कैसे काम करती हैं, यहाँ के सामान्य जन कैसे लोकतंत्र के रक्षक बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। तो एक देश के सामने एक चुनौतीपूर्ण घड़ी जब आई, उस समय इस देश के नौजवानों ने, इस देश के सामाजिक चेतना ने, इस देश के देश प्रेमी लोगों ने, इस देश के लोकतंत्र के रक्षकों ने इस परीक्षा में अद्भुत ढंग से पास होकर उन्हें क्या, ये संभव नहीं है। दुनिया के सामने हमने कहा, विंस्टन चर्चिल, this country, this nation deserves democracy, यह हमने दिखाया। ठीक है, कुछ लोगों के मन में आया होगा इसको समाप्त करने के, दमन करने के, हत्या करने के उन्होंने प्रयत्न किया। जैसे अभी राय साहब ने कहा, उस फांसी के खंभे से उठाने का काम इस देश के लोगों ने किया, बलिदान दिए, कष्ट सहन किया, चुनौती को स्वीकारा, जिंदगी बर्बाद हुई। लेकिन इस सब होने के बाद भी उन सब के लिए एक मौलिक चीज, देश के लोकतंत्र, देश के जनता की आवाज, इसको बचाने के काम हम कर सकते हैं, यह हमने दुनिया के सामने रखा। लोकतंत्र इमरजेंसी के संदर्भ में जो हुए वो सारे, बाद में एक पुलिस कमीशन बना, क्योंकि बहुत सारे लोग जेल में गए। जेल के अंदर क्या है, मैनुअल अंग्रेजों के जमाने का। मैं कर्नाटक के जेल में था, मीसा में। मैं पहले बेंगलुरु जेल में रहा, बाद में बल्ला जेल में रहा। पहले 6 महीने अंडरग्राउंड में सत्याग्रह वगैरह के आयोजन में था, बाद में मैं पकड़ा गया। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं जेल में रहा ये कहने के लिए नहीं। कर्नाटक में 4 जेल थे, बेंगलुरु सेंट्रल जेल, बल्लारी सेंट्रल जेल, गुलबर्गा सेंट्रल जेल, बेलगाम सेंट्रल जेल। चारों जेल के मैनुअल 4 अलग अलग है। बल्लारी सेंट्रल जेल was ruled by मद्रास एक्ट। गुलबर्गा सेंट्रल, क्योंकि वो निजाम का कर्नाटक था उस समय, तो इसलिए वो हैदराबाद। बेलगाम सेंट्रल जेल के रूल मुंबई प्रोविंस के, और बेंगलुरु सेंट्रल जेल वोड मैसूर स्टेट के। 4 जगह पर 4 मैनुअल है अलग अलग। तो हमको पता चला हम जेल में जाने के बाद, नहीं तो कौन देखता है। तो मैं ये कह रहा हूं, रिफॉर्म की क्या क्या आवश्यकता थी। तो इसलिए बाद में एक पुलिस कमीशन का, धर्मवीर जी उसके प्रमुख बने। वो पुलिस कमीशन ने कुछ रिपोर्ट्स भी दिए।
तो इसलिए रिफॉर्म हर जगह पर जो होना चाहिए, जेल से लेकर पुलिस से लेकर, या स्वतंत्रता की चेतना बनाए रखने के पत्रकार जगत या न्यायालय क्षेत्र या सामाजिक संगठनों के दायित्व या राजनीतिक दलों के जवाबदेही, ये सारे चीजों के चर्चा इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि देश के सामने, दुनिया के सामने तो भारत ये डिजर्व करता है, हमने दिखाया, देश के अंदर भी हमें आत्मनिरीक्षण करने के लिए ऐसे क्यों हुआ। दूसरा है, ऐसे करने वाले लोगों के आज संविधान को प्रति लेकर घूम रहे हैं, तो उनको बताना पड़ेगा भाई, आज तक आपने इसके बारे में हिंदुस्तान के लोगों के सामने क्षमा नहीं मांगी, माफी नहीं मांगी है, मांगना पड़ेगा उनको। क्यों नहीं मांगते? आपने 1 लाख से अधिक लोगों को जेल में डाला, 250 से अधिक पत्रकारों को उनको जेल में रखा, मौलिक अधिकारों का आपने हनन किया, 60 लाख भारत के लोगों को उनके स्टेरिलाइजेशन करने के लिए उनको मजबूर करके किया। इसी दिल्ली में क्या हुआ हम सब जानते हैं। जुडिशरी की स्वतंत्रता को आपने समाप्त कर दिए। ये सारे करने वाले लोग देश के सामने माफी मांगी है भाई। आपने पूर्वजों ने किया तो पूर्वजों के नाम से माफी मांगी है, हमको क्या। और एक बात, इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए हैं। राय साहब, आप इस विषय के बारे में कभी बोलेंगे या लिखे तो मुझे मालूम नहीं है, देखता हूं। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। विचार में होंगे सेक्युलरिज्म के, बाकी गवर्नमेंट पॉलिसीज में है, स्टेट पॉलिसी में है, वो अलग बात है। तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के नाम जिस भवन पर है, उसमें मैं खड़े होकर बता रहा हूं, ये बाबा साहेब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उस के प्रस्तावना में ये 2 शब्द नहीं थे। तो इसके उद्देश्य क्या है, विचार किया जाए। इसलिए आप संविधान के बारे में चर्चा कहते ही बाबा साहेब अंबेडकर जी के बारे में नहीं है, ऐसे विषय भी है ना, वो बाबा साहेब अंबेडकर ने नहीं बनाया। इमरजेंसी में जब देश के मौलिक अधिकार नहीं थे, देश के संसद नहीं था, न्यायांग पंगु बन गया था, उस समय आपने इसको जोड़ दिया। तो इसलिए ऐसे कई बातें आज भी समीक्षा करने के लिए हैं, ऐसे मैं मानता हूं। कुछ पाठ है इमरजेंसी के, वो मैंने उल्लेख किया। कुछ यादें हैं इमरजेंसी के। देखिए, संघर्ष में भी विनोदी बातें होती हैं, संघर्ष में भी कुछ पाठ सीखते हैं। संघर्ष में, युद्ध के काल में अपनी ताकत क्या है ये भी ध्यान में आता है, जिसके बारे में मुझे उल्लेख करना नहीं है। राय साहब ने कहा जो हायरार्की के इसमें हॉरिजॉन्टल के संघ के व्यवस्था के बारे में, मैं बेंगलुरु जेल में था, यादवराव जी जोशी वहाँ मिसा में थे, हम भी साथ में थे। यादवराव जी और बाला साहेब देवरस जी के बीच लगभग 10-12 पत्रों के आना जाना हुआ था। उस पत्र को लिखने का कार्य यादवराव जी कहते थे, लिखने का कार्य मैं करता था, इसलिए मुझे मालूम है। तो उस समय चुनाव के बारे में जो आपने उल्लेख किया, ये सारी बातें थी।
बेंगलुरु के जेल के अंदर भी कई लोगों ने कहा, जैसे आपने कहा अभी, चुनाव कैसे लड़ेंगे, हमारे पास पैसे कहाँ हैं, लोग कहाँ हैं, समय कहाँ है, फरवरी में चुनाव की घोषणा हुई, मार्च में चुनाव करेंगे तो घूमने के लिए लोग नहीं हैं, कई लोग जेल में हैं, कैसे होगा, ऐसे था। उस समय यादवराव जी ने वहाँ के लोगों को बताया, आप बाहर तैयारी करिए, लोग आएंगे, यह मौका है, चुनाव लड़ना हारना जीतना बात की बात है, यह मौका है, आपको मौका मिला है घर घर तक जाकर पहुंचकर क्या इमरजेंसी के ये बताने के लिए अवसर है। चुनाव लड़ना इसलिए आवश्यक है, लोगों को हम बता सकेंगे और हो सकता है जीत भी सकेंगे, तो इसलिए इस मौका को गंवाना नहीं चाहिए, यह यादवराव जी ने कहा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, जो पत्राचार चल रहे थे उसमें इनसे कई बातों के संदर्भ में उन दिनों में जेल के अंदर जेल के बाहर रहने वाले, दूरदृष्टि रखने वाले संगठन के नेता, आंदोलन के नेता इन विषयों को सोच समझकर करते रहे। इसलिए भारत के लोकतंत्र, भारत के संविधान, भारत की चेतना यह सुरक्षित रहे आज की पीढ़ी के सामने कहने के लिए हमें। लेकिन मैं कहूँगा, कई बार कहते हैं इमरजेंसी उनके कारण है, इनके कारण है, ये दो लोगों के कारण आया है, ये बैठे हैं ना, इनके कारण आ गया। तो ये जेपी आंदोलन वगैरह नहीं करते तो हम ये सारे होता नहीं था भाई। तो इसलिए इमरजेंसी के शिल्पकार कौन, ये नहीं है, लेकिन इमरजेंसी के जो हुआ, इस देश को हिलाया, इस देश के नौजवान द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम में सहभागी होने जैसे का अवसर मिला, देश के अंदर एक आवाज उठाने का कार्य किया। इमरजेंसी लागू होने से 1 साल पहले ही मीसा में राय साहब बंदी हो गए थे। पुनः एक बार इस आपातकाल के दौरान जिन लोगों ने सब प्रकार के संघर्ष में सहभागी होकर जेल के अंदर रहे, बाहर रहे, अंडरग्राउंड रहे, जो भी रहे, और उनका सहयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो आज जीवित है नहीं है, उन सब के प्रति मैं श्रद्धा से अभिवादन और अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इमरजेंसी के पाठ को हम अगली पीढ़ी को बताएं और इमरजेंसी के सीखे हुए चीज़ों को हम अपने हृदय में धारण करें। इमरजेंसी की अच्छी स्मृति को बार बार कहते रहें, आनंद भी लें। नमस्कार।